अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। नाज़रीन, इस्तक़बाल है फ़िक्र ख़बर स्टूडियो में। मैं रिज़वान अहमद नदवी मुल्की और आलमी अहम और ख़ास ख़बरों के साथ। तो नाज़रीन, आज ख़बरनामे में बहुत सारी अहम ख़बरें हैं जो आपके सामने रखनी है, लेकिन सबसे पहले इस शुरुआत करेंगे गज़ा की ताज़ा सूरत हाल से। इसराइली फ़ौज ने मुसलसल 115वें रोज़ भी गज़ा में दर्जनों फ़ज़ाई हमले कर दिए हैं और बमबारी की है, जिसके नतीजे में 165 फ़लस्तीनियों की मौत हो गई है, जबकि 260 फ़लस्तीनी ज़ख्मी हैं। इसराइली फ़ौज के तैयारों और तोपखाने ने गज़ा में खान यूनुस पर जारहियत के दौरान घरों और बेघर अफराद और सड़कों को निशाना बनाते हुए वहाँ पर बमबारी का सिलसिला जारी रखा है, जिसमें सैकड़ों अफराद जो है वो हलाक और ज़ख्मी हुए हैं। सहाफ़ियों का कहना है कि गज़ा के शहर अर्रमल में पनाहगाहों में बेतहनून शहर से बेघर होने वालों पर बमबारी की गई है, जिससे 13 फ़लस्तीनियों की वहाँ पर मौत हो गई। वहीं इसराइली फ़ौजों ने घरों में घुसकर शहरियों को मुश्किल हालात में वहाँ से निकलने पर मजबूर किया। वहीं रात गए और सुबह के वक्त तल अल हवा, अस-सबरा, अर्रमल और अश-शिफा के इलाकों में गोलाबारी की गई है। फ़लस्तीनी तिब्बी अमले और रिहायशियों का यहाँ तक कहना है कि इसराइल ने खान यूनुस के 2 अहम अस्पतालों के आसपास के इलाकों में इतनी बमबारी जारी रखी हुई है, जिसके बाइस बमबारी में फंसे लोगों की मदद में रुकावट पैदा हो रही है। वहीं गज़ा पट्टी के दीगर हिस्सों से भी लड़ाई में शिद्दत की इत्तलात आ रही हैं। वहीं इसराइली फ़ौज ने फ़लस्तीनियों के लिए मगरबी गज़ा से भी जो है अब इनखला के अहकामात जारी कर दिए हैं, जिससे गज़ा और उसकी महसूर आबादी बराह रास्त जो है वो अब मुतासिर हो रही है। पहले ये लोग महदूद इलाकों में सिमट चुके थे। स्कूलों में, अस्पतालों में हज़ारों हज़ार लोग जो है वो पनाह लिए हुए थे, जहां उन्हें बुनियादी सहूलियात तक नहीं मिल पा रही थी, और अब उनसे कहा जा रहा है कि वो वहां से भी निकल जाएं। और सड़कों की हालत के बारे में आपको पहले ही बताया जा चुका है कि वहां पर भी इजरायली जो है फ़ौज वहां पर भी हमले कर रही है। गुज़िश्ता दिनों में हमने देखा था कि एक सफ़ेद झंडा लिए हुए जा रहे लोगों को भी उन्होंने निशाना बनाया था। कुछ इसी तरह की हालत तमाम इलाकों की है। वहाँ पर जिस तरीके से लोगों को निशाना बनाया जा रहा है, लोगों को इंतहाई मुश्किलात का सामना है। ऐसी हालत में आखिर लोग जाएं तो जाएं कहाँ, ये सवाल भी उनके लिए इंतहाई अहम है। वहीं एक और जो फुटेज सामने आई है जो दिल दहला देने वाली है, जिसमें इसराइली खुसूसी दस्ते रात में जनीन शहर के इब्न सीना अस्पताल में घुसकर उन्होंने 3 अफराद को गोली मारकर शहीद कर दिया है, और दावा किया जा रहा है कि वो हमास के कारकुन थे। और फुटेज में साफ तौर पर दिखाई देता है कि इसराइली एजेंट्स जो है डॉक्टर, नर्स और शहरियों के भेस में बंदूकें उठाए हुए अस्पताल की तलाशी ले रहे हैं। हालांकि फ़लस्तीनी वज़ारत सेहत ने साफ तौर पर उसे अस्पताल में घुसकर कत्लेआम करार दिया है। वहीं एक तरह से जारहियत जारी है, और तो उसी दौरान जो है गुज़िश्ता दिनों इसराइली वज़रा ने इसराइल के गज़ा में वापसी नामी एक शर्मनाक कॉन्फ्रेंस में यहूदी बस्तियों का नक्शा पेश कर दिया, जिसने दुनिया के सामने दहशतगर्द इसराइल को फिर से बेनकाब कर दिया है। यरूशलेम में दरअसल ये तकरीब जो है इतवार को मुनाकिद हुई थी, जिसे विक्ट्री ऑफ इसराइल का नाम दिया गया था, यानी कि इसराइल की जीत उसे जो है नाम दिया गया था। उसमें नेतन्याहू की काबीना के मारूफ इंतहा पसंदों ने शर्मनाक तकारीर की। उनमें कौमी सलामती के वज़ीर और वज़ीर ख़जाना से लेकर कई लीडरान जो थे वो मौजूद थे, और कॉन्फ्रेंस में बताया जा रहा है कि तकरीबन 1000 लोगों ने शिरकत की थी, जिनमें 11 काबीनी वज़रा समेत जो है कनिस के 15 अरकान जो है वो शामिल थे, जिनमें से कुछ वज़ीर आज़म की पार्टी के अरकान भी थे। इस कॉन्फ्रेंस में गज़ा में 6 गैर कानूनी बस्तियों को तामीर करने का जो है वो नक्शा जो है वो पेश किया गया था। इस तकरीब में यहूदी आबादकारों की साबिक मेयर ने कहा कि इसीलिए गज़ा के लोगों तक हम इमदाद नहीं पहुंचा रहे, ताकि वो गज़ा से निकल जाएं और वहाँ पर बस्तियाँ तामीर की जा सके। ये उनकी घिनौनी जो है वो मनसूबाबंदी है, जिसका ख़ुद उन्होंने जो है इजहार ख़याल किया है। ये सहयूनियों की इस कॉन्फ्रेंस पर अमेरिका और फ्रांस जो है वो अब मजम्मत को मजबूर हो गए हैं। वाइट हाउस तर्जुमान जॉन कर्बी ने इस इक़दाम को गैर जिम्मेदाराना, लापरवाह और इश्तिआल अंगेज़ करार देते हुए कहा कि हम वाज़ेह कर चुके हैं कि गज़ा की सरज़मीन में कोई कमी नहीं हो सकती। हालांकि इस शर्अंगेज़ी के बावजूद इस इक़दाम पर, इसराइल के इस इक़दाम पर कोई उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई नहीं की गई है। किसी भी ममालिक की तरफ से कोई सख्त कदम जो है वो नहीं उठाया गया।
जबकि हमने देखा था कि फ्रॉम द रिवर टू द सी, इस तरह का फ़लस्तीनियों की तरफ से जो नारा लगाया गया था उसकी अमेरिका ने सख्ती से मुखालफत की थी, बल्कि कई ममालिक ने जो है उसे एक इश्तिआल अंगीज़ नारा करार देते हुए इसे दहशतगर्दाना पॉलिसी करार दिया था और इजराइलियों के ख़िलाफ़ एक और कत्लेआम के उसे मुतरादिफ करार दिया था। लेकिन इस तरह की नारेबाजी की जा रही है, इस तरह की शरंगेज़ मनसूबाबंदी की जा रही है, लेकिन उसके ख़िलाफ़ कोई ठोस कदम उठाता हुआ कोई मुल्क जो है वो नज़र नहीं आ रहा। एक और बड़ी ख़बर सामने आई है कि इस जंग के में शिद्दत के दरमियान जो है इसराइली असीरान के रिश्तेदारों ने वाशिंगटन में कतर के वज़ीर-ए-आज़म से मुलाकात की है। ये बातचीत उस वक्त हुई जब कतर के वज़ीर-ए-आज़म ने यरगमालियों की रिहाई और गज़ा में जंगबंदी से मुताल्लिक़ पेशरफ्त की इत्तला दी थी, और वो जो है इस वक्त जंगबंदी और यरगमालियों की रिहाई के लिए मुज़ाकरात के लिए अमरीका पहुँचे हुए हैं। मुलाकात में यरगमालियों के रिश्तेदारों ने बताया कि कैदियों की हालत नाकाबिल बर्दाश्त हद तक मुश्किल है और उनकी वापसी के लिए ठोस कदम उठाए जाने होंगे। उन्होंने सालिसी की कोशिशों के लिए कतर का शुक्रिया भी अदा किया। वैसे आपको मालूम होना चाहिए कि कल कतर ने कहा था कि गैर मुल्की सालिसियों ने इसराइल और हमास के मुतालबात में खलीज को ख़त्म करने की कोशिश की है और अब उन्हें हमास के सामने पेश करने का इरादा किया है। वहीं कतर के वज़ीर-ए-आज़म मोहम्मद अस्सानी ने उम्मीद भी ज़ाहिर की है कि हमास भी मुस्बत और तामीरी तौर पर इस अमल में शामिल होगा। हालांकि हमास का फ़िलहाल तक साफ यही कहना है कि जंगबंदी तक कोई मुज़ाकरात नहीं होंगे, क्योंकि अगर मुज़ाकरात होते हैं और यरगमालियों की रिहाई होती है तो फिर यरगमालियों की रिहाई के बाद इसराइल फिर से अपने हमलों में गज़ा में शिद्दत ला सकता है। और यही वजह है कि हमास ने मुकम्मल जंगबंदी तक यरगमालियों की रिहाई के ताल्लुक़ से बातचीत करने से साफ़ तौर पर इनकार कर दिया है। एक तरफ इसराइल दावे कर रहा है कि वो हमास के ख़िलाफ़ जंग जीतने के करीब पहुंच चुका है, लेकिन हमास ने एक बार फिर से तल अवीव की तरफ कई रॉकेट फायर करके वाज़ेह पैगाम दिया है कि वो झुकने वाले नहीं हैं। इस हमले के बाद इसराइल के बड़े शहरों में फ़ज़ाई हमले के सायरन बजते हुए नज़र आए। आने वाले रॉकेट हमलों की वार्निंग तल अवीव और वस्ती इसराइल के दूसरे बड़े शहरों में सुनाई दे रही थी। हालांकि इसराइली दफाई सिस्टम ने उन रॉकेट हमलों को नाकाम बना दिया, लेकिन ये हमला जो था वो फ़लस्तीनी ग्रुप की इसराइल पर रॉकेट फायर करने की सलाहियत को उजागर कर रहा था, और इसराइल के तमाम दावों की कड़ी खोलने के लिए भी उनके ये हमले काफ़ी हैं। वहीं अल-क़स्साम ब्रिगेड ने एक और वीडियो जो है वो जारी कर दी है, जिसमें उन्होंने दिखाया है कि वो किस तरीक़े से नज़र रखे हुए हैं गज़ा में जो इजराइली फ़ौजी वहाँ पहुँचे हुए हैं, वो किस तरीक़े से उनके निशाने पर हैं। उसकी वीडियोज़ भी जो है उन्होंने सोशल मीडिया पर शेयर की है और बताया है कि वो उनके निशाने पर हैं। आप देख सकते हैं कि कितने इसराइली फ़ौजी जो है वो वहाँ पर नज़र आ रहे हैं और वो किस तरीक़े से निशाने पर हैं। वहीं जनूबी लबनान की सरहद पर हिज़्बुल्लाह और दीगर जंगजों ने भी शुमाली इसराइल पर 15 से ज़ायद हमले किए हैं, जबकि 7 हमलों में बुरक़ान और फ़ल्क रॉकेट इसराइली अहदाफ पर फायर किए गए हैं। हालांकि इससे कितना नुकसान हुआ ये तो इत्तलात सामने नहीं आई हैं, लेकिन लगातार वो हिज़्बुल्लाह की जानिब से भी इसराइल पर हमले। वहीं बहर अहमर में जिस तरीके से हूसी जहाज़ों को निशाना बना रहे हैं, उसकी वजह से भी इसराइल और उसके इत्तेहादी परेशान हो रहे हैं और उनकी परेशानी जो है वहाँ पर कम होने का नाम नहीं ले रही। हालांकि इत्तेहाद कायम कर दिया गया और हूसियों पर हमले भी किए गए, लेकिन उसके बावजूद हूसियों का खौफ जो है वो अमेरिका और उनके इत्तेहादियों को सता रहा है। ख़बर ये सामने आ रही है कि आलमी तिजारती जहाज़रानी को उन हमलों की वजह से शदीद बहरान का सामना है। बताया जा रहा है कि हूसियों के हमलों से दुनिया के 2 अहम समंदरी रास्ते मुतासिर हुए हैं। एक तो पनामा कैनाल है जो कि एशिया और अमेरिका के दरमियान एक अहम गुज़रगाह है। वो खुशहाली की वजह से ट्रैफ़िक में वहाँ पर भी कमी आई है, और अब जो है वो कंपनियां हैं वो चाहती हैं कि बहर अहमर के रास्ते को वो इख्तियार करें, लेकिन उन्हें अब खौफ सता रहा है कि कहीं हूसी गज़ा पर इसराइल की जंग के जवाब में उनके बहरी जहाज़ों पर हमला न कर दें, और ये वजह है कि मुश्किलें जो है वो बढ़ती जा रही हैं। तो नाज़रीन, ये गज़ा के ताल्लुक़ से कुछ ख़बरें थी जो आपके सामने लाई गई, और अब जो है मुल्क की ख़बरों की तरफ बढ़ेंगे। राजस्थान में भारतीय जनता पार्टी की हुकूमत बनने के बाद मुसलमानों के ख़िलाफ़ और मुस्लिम शनाख्त के ख़िलाफ़ भगवादारी रहनुमा आए दिन बयानात जारी करके तनाज़ा खड़ा कर रहे हैं। ताज़ा मामला हिजाब के सिलसिले में मेंबर असम्बली
بال مکند کے ذریعے قابل اعتراض تبصرے کا ہے، جس کے خلاف ہزاروں کی تعداد میں مسلم طالبات سڑکوں پر احتجاج کر رہی ہیں اور حجاب کو انہوں نے اپنا فخر قرار دیا۔ مقامی ایم ایل اے بال مکند اچاریہ کو جے پور کے گنگا پول علاقے میں ایک سرکاری اسکول کی سالانہ تقریب کے لیے مدعو کیا گیا تھا، جہاں انہوں نے مسلم طالبات کو حجاب میں دیکھ کر ان پر نازیبا تبصرہ کر دیا۔ ایم ایل اے نے کہا کہ یہ لڑکیاں کیا پہن کر آئی ہیں، انہیں روکا جانا چاہیے، حجاب کی وجہ سے ماحول خراب ہوتا ہے۔ اس طرح کی باتیں اور کئی شرانگیز باتیں انہوں نے وہاں کے پرنسپل سے کہیں، وہاں کے اساتذہ سے کہی، جس کی ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی اور اس کے بعد کافی ہنگامہ شروع ہو گیا۔ اور اس کے علاوہ یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ بال مکند اچاریہ جب وہ اسکول سے وہاں سے نکلے تو انہوں نے وہاں پر جے شری رام اور دوسرے مذہبی نعرے لگائے، جس پر کئی طالبات نے وہ اعتراض ظاہر کیا۔ وہ اس واقعے کے خلاف طالبات سڑکوں پر نکل آئیں اور احتجاج کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ تعلیم کے مندر میں ہندو مسلم تنازع کو برداشت نہیں کیا جائے گا۔ بی جے پی بال مکند اچاریہ کے خلاف کارروائی کی جائے، اس طرح کا انہوں نے مطالبہ کیا اور پولیس تھانے کا گھیراؤ کرتے ہوئے انہوں نے اللہ اکبر کا نعرہ بھی لگایا اور بابا معافی مانگے گا، اس طرح کے نعرے لگاتے ہوئے طلباء نے اپنا احتجاج جاری رکھا۔ حالانکہ بعد میں حکام نے موقع پر پہنچ کر طلباء کو سمجھا بجھایا، تاہم طالبات کا اصرار یہی تھا کہ ایم ایل اے کے خلاف ایف آئی آر جب تک درج نہیں ہوتی وہ اس وقت تک وہاں سے نہیں ہٹیں گے۔ اور ویسے آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ ہوا محل سے منتخب بی جے پی کے رکن اسمبلی بال مکند اچاریہ جیتنے کے بعد سے ہی تنازع میں رہے ہیں۔ ایم ایل اے بنتے ہی ہوا محل اسمبلی حلقے میں اپنے کارکنوں کے ساتھ یعنی کہ اپنے گنڈوں کے ساتھ ہنومان جی کا گدا لے کر وہ نکل پڑے تھے اور گوشت کی دکانوں کو جبراً بند کرانے کی کوشش بھی کی تھی۔ اس کی ویڈیوز بھی وہ سوشل میڈیا پر وائرل ہو گئی تھی۔ الغرض یہ سماج میں مذہب کے نام پر نفرت بانٹنے اور مذہبی منافرت پھیلانے میں ہمیشہ سے سرگرم رہے۔ اب کانگریس نے ایک مرتبہ پھر الیکٹرانک ووٹنگ مشین یعنی کہ ای وی ایم پر سوال کھڑے کیے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ اگر بھارت الیکٹرانک لمیٹڈ ای وی ایم تیار کرنے والی جو کمپنی ہے اس میں بی جے پی کے دفتر کے عہدیدار اور نامزد ڈائریکٹر اگر اس میں ہیں تو کیا ای وی ایم محفوظ ہو سکتا ہے؟ یہ سوال انہوں نے کھڑا کیا ہے۔ انہوں نے یہ بھی سوال کیا کہ کیا اس صورتحال میں آزادانہ اور غیر جانبدارانہ انتخابات ہو سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ الیکشن کے تقدس کی حفاظت کون کرے گا؟ آخر اس معاملے پر الیکشن کمیشن آف انڈیا خاموش کیوں ہے؟ انہوں نے لوگوں سے بھی کہا کہ وہ بولیں اور جمہوریت کو بچانے میں اپنا کردار ادا کریں۔ خیال ہے کہ اقتصادی معاملات پر خبریں فراہم کرنے والی ویب سائٹ منی لائف.in نے 29 جنوری کو اپنی ایک رپورٹ میں دعویٰ کیا ہے کہ ریٹائرڈ آئی اے ایس افسر ای اے ایس شرما جو حکومت ہند میں سیکریٹری سطح کے افسر تھے، انہوں نے خط لکھ کر کہا ہے کہ ای وی ایم بنانے والی کمپنی کے 4 آزاد ڈائریکٹر بی جے پی سے وابستہ ہیں۔ انہوں نے مطالبہ کیا ہے کہ متعلقہ عہدیداروں کو ہدایات دی جائیں کہ بی جے پی سے وابستہ ان افراد کو ڈائریکٹر کے عہدے سے ہٹا دیا جائے۔ بتا دیں کہ ای وی ایم کو لے کر پہلے بھی سوالات اٹھتے رہے اور اب ای وی ایم کو ہٹا کر بیلٹ پیپر کے ذریعے انتخاب کرانے کا مطالبہ زور پکڑتا جا رہا ہے، جبکہ کئی سیاسی جماعتوں نے ای وی ایم کو بڑی آسانی سے ہیک کیا جا سکتا ہے، اس طرح کا دعویٰ بھی ان کی طرف سے سامنے آیا تھا۔ انہوں نے اس سلسلے میں تبادلہ خیال کے لیے الیکشن کمیشن سے وقت بھی مانگا تھا، لیکن الیکشن کمیشن نے انہیں وقت ابھی تک نہیں دیا ہے، جس کے بعد الیکشن کمیشن کی غیر جانبداری پر بھی سوال اٹھنے لگے ہیں۔ یو جی سی یعنی کہ یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے نئے ڈرافٹ میں اعلیٰ تعلیمی اداروں میں ریزرویشن کو ختم کر کے تمام عہدوں کو جنرل کیٹیگری میں کرنے کی سفارش کیے جانے پر راہل گاندھی نے بی جے پی اور آر ایس ایس پر اعلیٰ تعلیمی اداروں میں محروم طبقات کو ملنے والا ریزرویشن ختم کرنے کا الزام عائد کیا ہے۔ انہوں نے سوشل میڈیا پلیٹ فارم ایکس پر ایک ٹویٹ کیا ہے جس میں لکھا ہے کہ ریزرویشن کا جائزہ لینے کی بات کرنے والی بی جے پی و آر ایس ایس اعلیٰ تعلیمی اداروں سے محروم طبقے کے حصے کی ملازمت بھی چھیننا چاہتی ہے۔ یہ سماجی انصاف کے لیے جدوجہد کرنے والے لوگوں کے خوابوں کا قتل اور محروم طبقات کی حصہ داری کو ختم کرنے کی کوشش ہے۔ اپنے سوشل میڈیا پوسٹ میں راہل گاندھی یہ بھی لکھتے ہیں کہ یہ سماجی انصاف کے لیے جدوجہد کرنے والوں کے خوابوں کا قتل اور محروم طبقے کی حصہ داری کو ختم کرنے کی کوشش ہے۔ یہی علامتی سیاست اور حقیقی انصاف کے درمیان کا فرق ہے اور یہی بی جے پی کا اصل کردار ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ کانگریس یہ کبھی نہیں ہونے دے گی۔ قابل ذکر ہے کہ یو جی سی کے اس نئے ڈرافٹ کی کانگریس کے دیگر لیڈروں کی جانب سے بھی زبردست مخالفت سامنے آئی ہے۔ اڈیشہ میں لوک سبھا اور اسمبلی انتخابات کچھ مہینے بعد ہی ہونے والے ہیں۔
ایسے میں کانگریس نے ریاست میں اپنی طاقت کا مظاہرہ کرتے ہوئے عظیم الشان جلسہ عام کا انعقاد کیا۔ بھونیشور میں خطاب کرتے ہوئے کانگریس صدر ملکارجن کھڑگے نے کہا کہ اگر 2024 لوک سبھا انتخابات میں مودی پھر سے فتح یاب ہوتے ہیں تو آئندہ ہندوستان میں کبھی انتخابات نہیں ہوں گے۔ انہوں نے کہا کہ ملک میں تانا شاہی کا دور اس کے بعد شروع ہونے والا ہے۔ یہ آخری چناؤ ہے، مودی اگر پھر سے آئے تو نئی چناؤ ہوں گے، نہیں کرنے دے گا اور ڈکٹیٹرشپ آئے گی۔ تم مانو یا نہ مانو، ابھی بھی دیکھ رہے آپ، پرسوں ہی ہمارے پاس کے ایک نیتا کو ادھر لے کے گئے، انڈیا کا گٹھ بندھن کا کون ہے؟ دیکھو، ایک ایک کو نوٹس دینا، ڈرانا، دھمکانا، اس کی دوستی اگر نہیں چھوڑیں گے پھر ہم دیکھ لیں گے۔ ڈر کے کوئی دوستی چھوڑ رہا ہے، کوئی پارٹی چھوڑ رہا ہے، کوئی گٹھ بندھن چھوڑ رہا ہے۔ ارے اتنے ڈرپوک لوگ اگر رہے تو کیا یہ ملک بچے گا؟ کیا یہ سنویدھان بچے گا؟ کیا یہ ڈیموکریسی بچے گی؟ اسی لیے یہ آخری چانس ہے آپ کو ووٹ دینے کا۔ اس کے بعد کوئی ووٹ نہیں دے گا، کیونکہ یہ پوٹین، رشین پوٹین کا جو پریزیڈنٹ الیکشن ہوتا نا، ویسا ہی ہوتے چلے جائیں گے۔ تو ناظرین، یہ تھی خبریں۔ مزید خبروں کے لیے آپ ہمارے ویب سائٹ www.fikrokhabar.com کی طرف رخ کر سکتے ہیں۔ ویڈیوز کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں۔ تو ناظرین، اجازت دیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔